हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंचते हैं जो बच्चे हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज ये थोड़ा अलग, थोड़ा खास वीडियो है। अपने चैनल पर पहली बार हम ऑनलाइन वीडियो स्मार्ट बोर्ड पर डाल रहे हैं। थोड़ा नया है, थोड़ा अलग एहसास है। कुछ भूल चूक हो तो माफ करें आप लोग। चलिए, हालांकि ये पहला वीडियो नहीं है, मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले केमिस्ट्री का एक वीडियो जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग जैक का मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मॉडल पेपर जैक क्लास 11th का। हम लोग का टारगेट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर अपने चैनल पर हो, जिससे बच्चों को मदद मिले, हेल्प मिले। और जितना हम देखते आ रहे हैं जैक बोर्ड को और उसके मॉडल पेपर को, तो मॉडल पेपर से बहुत मदद मिलता है, बहुत मदद मिलता है। उसी टाइप का क्वेश्चन आता है, उसी लेवल का क्वेश्चन आता है। हम ये कोशिश करेंगे कि जो जो क्वेश्चन आया है यहां पर सिर्फ उसका आंसर ही ना बताएं, हम कंसेप्ट भी बताते चले आपको, ताकि अगर वैसा ही क्वेश्चन आए तो आपको परेशानी ना हो। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ A is a set of vowels of English alphabet, then total number of proper subsets of A is। अब आइए जरा बात करते हैं। आपको बता दें, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर होता है। ये अंतर आप जानते होंगे, सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर होता है। पहले तो एक कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट अपना ये है, यहां लिख रहे हैं हम। If the set contains p elements, then it has 2 का पावर p -1 प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट्स क्या कहना है इसका? अगर किसी सेट में p एलिमेंट्स हो, अगर किसी सेट में p एलिमेंट्स हो, तो सेट में 2 का पावर p -1 या उस सेट का 2 का पावर p -1 प्रॉपर सबसेट्स होगा। अगर आपके पास 10 एलिमेंट्स है सेट में, तो प्रॉपर सबसेट होगा 2 का पावर 10 -1। अगर आपके पास 12 एलिमेंट्स है, किसी सेट में 12 एलिमेंट्स है, कोई पूछे उस सेट में कितना प्रॉपर सबसेट होगा, आप बोलेंगे 2 का पावर 12 -1। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट आप ध्यान में रखें, कंसेप्ट पर सवाल आ सकता है। If the set contains p elements, then it has 2 का पावर p -1, 2 का पावर p -1 प्रॉपर सबसेट्स। अब जैसे ये हो गया, तो हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं ये बात, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर लौटेंगे। देखिए, अगर तुम्हारे सेट में 3 एलिमेंट है, तो कितना प्रॉपर सबसेट होगा? 2 का पावर 3 -1। अगर तुम्हारे सेट में 9 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 9 -1 प्रॉपर सबसेट होगा। ये फॉर्मूला कहता है, ये कंसेप्ट कहता है। तो आइए सवाल में उतरते हैं। सवाल कह रहा है जो सेट ए है, सेट ए इज अ सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमारे सेट ए में कितना एलिमेंट्स है?
5 एलिमेंट है, क्योंकि ये जो सेट है सेट ऑफ वॉवल्स है, 5 वॉवल्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। नियम कहता है कि अगर 3 एलिमेंट्स सेट में 3 एलिमेंट्स तो 2 का पावर 3 माइनस 1 प्रॉपर सबसेट। अगर 9 एलिमेंट तो 2 का पावर 9 माइनस 1 प्रॉपर सबसेट। अगर 5 एलिमेंट होगा तो 2 का पावर 5 माइनस 1 प्रॉपर सबसेट होगा। 2 का पावर 5 हो जाता है 32, 32 में से 1 घटाएं तो हो जाता है 31। 31 है क्या ऑप्शन में कहीं पर? जी हाँ सर, 31 तो दिख रहा है, 31 तो दिख रहा है, तो आपका सही ऑप्शन होगा 31। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम लोग ले लेते हैं पीला, पीला नहीं लाल। 31 इज द करेक्ट आंसर, 31 इज द करेक्ट आंसर। ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। समय लेकर समझा समझा कर रहे हैं ताकि अगर ऐसा ही क्वेश्चन आए, डाटा चेंज करके आए, तो आप बना सकें। अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, यानी सही नहीं है। ओके, ध्यान से। सबसे पहले कंसेप्ट पर बात करते हैं। कंसेप्ट है ये पेन ना, ये छूट जाता है इसका इंक। ऐसा मेरा आदत भी छूट गया है स्मार्ट बोर्ड वाला। अभी व्हाइट बोर्ड में ही कुछ दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। कंसेप्ट में आपको जानना है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ लिखते चलना भाई, लिखते चलना। इस सवाल को समझा रहे हैं, इसमें क्या क्या कंसेप्ट लग रहा है वो भी बता रहे हैं। डिटेल में जितना पॉसिबल डिटेल हो सकता है उसमें बात कर रहे हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यानी ऐसा समझो कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। एक और रूप है इसका, अगर ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है तो ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें ऐसा समझो कि अगर ये कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। ये सच्चाई है। तो आइए जरा कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं हम लोग। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर नहीं होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं इसके बराबर होता है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसको छूना मत। हमको बोला है कि कौन इनकरेक्ट है ये बताइए। पहला वाला करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर नहीं होता है। बिल्कुल सही कहता है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है। तो ये पहला 2 ऑप्शंस करेक्ट है, छुइएगा मत। कैसे पता चला? डी मॉर्गन्स लॉ से पता चला। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा और किसी के बराबर नहीं होगा। ये भी तो बोल रहा है कि ये इसके बराबर नहीं है। चलिए ये पार्ट आप लिख लीजिएगा जरूर से। अब यहां पर देखते हैं, देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे ये एक यूनिवर्सल सेट है और अपने पास ये है सेट ए, ये है सेट ए। ये हरा वाला सेट ए है, हरा वाला सेट ए है। कोई आपसे पूछे कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इस डब्बे में, इस सफेद डब्बे में हरा वाला पार्ट को छोड़ के बाकी सब ए कॉम्प्लीमेंट होगा। हरा पार्ट को छोड़ के बाकी सब ए कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी दिस विल बी आवर ए कॉम्प्लीमेंट, दिस विल बी आवर ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट। जो पीला वाला शेड कर रहे हैं वो दिस इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट।
जो हरा वाला रीजन है, हरा वाला रीजन अगर ए कहलाता है तो जो पीला वाला इलाका है वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन। ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन दिख रहा है तुम लोग को? क्या हरा और पीला में कोई इलाका कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है सर। और कॉमन नहीं है मतलब कि जो सेट निकलेगा वो खाली रह जाएगा, और खाली सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं, और एम्प्टी सेट 5 से डिनोट होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। अरे वैसे मत समझना कि सही है तो टिक क्यों नहीं कर रहे, मतलब ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है और हमको सवाल पूछा गया है कि कौन गलत है उसको टिक करिए, गलत वाले को चुनिए। हम सही वाले को नहीं चुनेंगे, गलत वाले को चुनेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो डेफिनेटली गलत कौन होगा? गलत होगा ये चौथा वाला, गलत होगा चौथा वाला। तो इस सवाल में हम लोग को चौथा ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि बोला गया था कि इनकरेक्ट को चूज करिए आप, ठीक है, इनकरेक्ट को चूज करिए, ये बोला गया था। ओके, अब इसको हम थोड़ा सा और ऐसे भी बता दें कि ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन, बी इंटरसेक्शन ए मतलब बी और ए में कॉमन। अरे भैया जब कॉमन ही निकालना है, दोनों ही बार कॉमन निकाल रहे हैं तो सेम ही चीज ना मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होना चाहिए, यहां सेम नहीं है इसलिए ये इनकरेक्ट है और हमने इसे चुना था। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने ले लिया ए, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5, और हमने ले लिया बी में हमने ले लिया 3 4 6 7 8, और कोई पूछ दिया कि बताओ कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तुम ठहरे समझदार, तुम बोले ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है सर ए और बी में कॉमन एलिमेंट। ए और बी में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है? 3 4 है सर, ए और बी में 3 4 कॉमन है, ए और बी में 3 4 कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 3 4। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे बी इंटरसेक्शन ए, मतलब वही होगा बी और ए में कॉमन। बी और ए में कौन कौन कॉमन है सर? बी और ए में भी 3 और 4 कॉमन है। आप देख पा रहे होंगे कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों तो सेम है, लेकिन यहां बोला था कि दोनों सेम नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट है और हमको इनकरेक्ट ही चुनना था। तो दिस विल बी आवर चॉइस, ये हम लोग चुनेंगे। चलिए ये दूसरा हो गया। तीसरा, समय लेकर बता रहे हैं, समय लेकर बता रहे हैं। हम इस बात को कई बार कह चुके हैं, एक बार और कह दें कि हम समय लेकर इसलिए बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको मिले, लेकिन हां अगर इसी कंसेप्ट पर आधारित रहेगा और आप कंसेप्ट जानते होंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक? क्योंकि सॉल्यूशन जो जैक बोर्ड जो मॉडल पेपर निकाला है, सॉल्यूशन में तो आंसर है ही, हम तो यहां पे आपको एक्सप्लेनेशन देने आए हैं, कंसेप्ट प्लस एक्सप्लेनेशन, ताकि उसी कंसेप्ट पर आप क्वेश्चंस बना सकें। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए लौटते हैं। यहां पे इस वेन डायग्राम में, इस वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट है, आपको शायद लोगों से नहीं दिख रहा होगा, ये यूनिवर्सल सेट है। इस वेन डायग्राम में सेट ए है, सेट बी है, और आपको ये फाइंड करके देना है, फाइंड करके देना है, बड़ा ही आसान सा सवाल। ए में क्या क्या है सर? ए में है सर 3 4 7 8 2, बी में क्या क्या है? 5 6 2 8। ओके, तो हमको बताइए ए माइनस बी क्या होगा सर? ए माइनस बी का मतलब बाबू, ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी, ध्यान से देखिए, ए माइनस बी मतलब कि सेट ए में से बी का एलिमेंट हटा देना है। फिर से सुनना, सेट ए में से बी अपना एलिमेंट खींच लेगा,
तो अगर इस दोनों सर्कल में से हम बी का एलिमेंट बाहर खींच लेते, बी अपना एलिमेंट टान लेता, क्या बचता? जो बचता उसको लिख रहे हैं, जो बचता उसको लिख रहे हैं, और बचता हमारे पास 3 4 7, 3 4 7, 4 7। ध्यान से देखो और समझो क्या बोल रहे हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए माइनस बी का मतलब है सेट ए में से बी का एलिमेंट खींच लेना है। सेट ए में से बी का एलिमेंट खींच लेना है। बी अगर हटा दें, क्या दिख रहा है तुम लोग को? 3 4 7, वही ए माइनस बी कहलाता है। उसी तरीके से सर, उसी तरीके से फिर बी माइनस ए का मतलब होता होगा बी में से ए का एलिमेंट खींच लेना है। बी में से ए का एलिमेंट खींच लेना है। ए अपना एलिमेंट वापस मांग लिया, क्या बच जाएगा? 5 और 6 बच जाएगा, 5 और 6 बच जाएगा, 5 और 6। आपसे पूछा गया है इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन यानी कि a माइनस बी और b माइनस ए को मिलाकर जो सेट बने उसमें क्या होगा। आपके सामने a माइनस बी है, आपके सामने b माइनस ए है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ डाला जाएगा और एक साथ डालेंगे तो आपको मिलेगा 3 4 7। सेट a का एलिमेंट डालें और फिर 5 6 सेट b का एलिमेंट डाल दिए। कोई रिपीट नहीं कर रहा था, इसलिए कोई ऑप्शन, हम लोग को कोई ऑप्शन डिलीट नहीं करना पड़ा, किसी को हटाना नहीं पड़ा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा भाई? तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट चॉइस होगा। ऑप्शन नंबर बी 3 4 7 5 6 6 5 बात बराबर है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चौथे क्वेश्चन पर आते हैं हम। चौथा क्वेश्चन बड़ा ही आसान, इसमें बोला गया है कि आप इस इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। देखिए हम आपको बताते हैं कि अगर -3 से 8 लिखा हुआ है ना, और ऐसा लिखा हुआ है, -3 से 8 और ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि यहां पर आपको यह बताया जा रहा है कि इस जगह पर -3 से 8 के बीच का सारा रियल नंबर है, सारा रियल नंबर है, -3 भी है और 8 भी है। थोड़ा सा और इसको हम एलेबोरेट करते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं -3 से 8, एक पॉसिबिलिटी ये है, -3 से 8, एक पॉसिबिलिटी ये है, -3 से 8, एक पॉसिबिलिटी ये है, -3 से 8, एक पॉसिबिलिटी ये है। 4 पॉसिबिलिटी है, चारों पे चर्चा करते हैं, चारों पे चर्चा करते हैं। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला वाला बोल रहा है कि -3 से 8 के बीच का सारा रियल नंबर, लेकिन -3 और 8 को मत लीजिएगा। जो बाउंड्री पे है ना उन्हीं लोगों को छोड़ रहे हैं। -3 से 8 सब, लेकिन -3 और 8 नहीं। इसका मतलब होता है ओपन ब्रैकेट, -3 से 8 का सारा रियल नंबर -3 नहीं होगा, 8 होगा। इसको बोलते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट, इसको कहते हैं क्लोज्ड ब्रैकेट। ये जो ब्रैकेट है ना, ये क्लोज्ड ब्रैकेट होता है। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट अगर लगा है, किसी नंबर के आगे या पीछे ओपन ब्रैकेट लगा है, मतलब उस नंबर को छोड़ना है, उस नंबर को वो पकड़ के लेकर जा रहा है। अगर क्लोज ब्रैकेट लगा है तो वो आपके सेट के अंदर होगा। अब तीसरे ऑप्शन में -3 से 8 तक का सारा रियल नंबर -3 होगा, 8 नहीं होगा। गेस करो चौथा वाला क्या होगा? चौथा वाला क्या होगा, जरा गेस करो। बिल्कुल सही, सही सोच लो। -3 से 8 का सारा रियल नंबर्स -3 भी होगा और 8 भी होगा, क्योंकि दोनों पर क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है। ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट सीखने के बाद अब हम लोग लौटते हैं अपने सवाल पर, अपने सवाल पर लौटते हैं। इतना जब हम लोग सीख गए तो सवाल पर आते हैं।
सवाल कह रहा है कि इस इंटरवल को आप कैसे लिखिएगा, इस इंटरवल को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखिएगा। तो पहले समझे तुम कि कह क्या रहा है। ये कह रहा है -2 से 7, -2 से 7 तक का सारा रियल नंबर्स, -2 भी चाहिए और 7 भी चाहिए, -2 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। तो ये कहता है, ये ऑप्शन कहता है, ये ऑप्शन बड़ा अच्छा बात कहता है, ये कहता है कि आप सारा रियल नंबर ले लीजिए, आप सारा रियल नंबर ले लीजिए, -2 से 7 के बीच में -2 को छोड़ दीजिएगा, यहां इक्वल टू नहीं है मतलब छोड़ दीजिएगा, इक्वल टू है मतलब ले लीजिएगा। नहीं, ये गलत है, हमको तो दोनों को लेना है ना भाई। ये बोलता है कि 7 को छोड़ दीजिएगा, -2 को ले लीजिएगा। नहीं, ये भी गलत है, ये कहता है दोनों को छोड़ दीजिएगा। अरे नहीं रे भाई, हमको दोनों नंबर चाहिए क्योंकि ब्रैकेट दोनों में क्लोज है। दैट मीन्स दिस वुड बी आवर करेक्ट ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलो चौथा हो गया। अब हम लोग 5वें नंबर पे चलते हैं। बड़ा ही आसान सवाल, बहुत ज्यादा इसे माथापच्ची हम लोग नहीं करेंगे। कहानी ये है ना, कहानी ये है कि अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर है एप्पल कॉमा वाई और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा मैंगो। अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आपको बराबर दिया जा रहा है, अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आपको बराबर दिया जा रहा है, इसका तात्पर्य कि दोनों का फर्स्ट कंपोनेंट बराबर होगा और दोनों का सेकंड कंपोनेंट भी बराबर होगा। मतलब सर, मतलब ये ना बाबू, मतलब ये कि एप्पल बराबर होगा एक्स के और वाई बराबर हो जाएगा मैंगो के, और वाई बराबर हो जाएगा मैंगो के। उसी हिसाब से हमारे सवाल में क्या दिया गया है, हमारे सवाल में x + 3,5 दिया गया है 6,2x + y के बराबर। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स बराबर दिया गया है और एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है, एक्स वाई का वैल्यू पूछा जा रहा है। हम लोग समझदार हैं, हम लोग समझे कि पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के बराबर होगा, यानी x + 3 तो बराबर हो जाएगा 6 के, ये +3 उधर गया तो x हमको 3 मिल जाएगा, x का वैल्यू 3 मिल जाएगा। और ये जो 5 है दूसरा कंपोनेंट, दैट शुड बी 2x + y। हमको y भी तो खोजना है, x के साथ y भी तो खोजना है। x के जगह पर 3 डालें तो 5 वुड बी 2 × 3 + y। 2 × 3 करेंगे तो 6 होगा, 6 इधर आएगा, 5 - 6 = y। तात्पर्य y = -1। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पर x का वैल्यू 3 और y -1 है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट वर्जन होगा, सी नंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लाल से करते हैं, हाईलाइट होगा, थोड़ा मोटा कर देते हैं तब दिखेगा। ऑप्शन नंबर सी, x 3 y -1, x 3 y -1। ओके, ये 5 नंबर हो गया। ओके, अभी अच्छा सवाल है। देखो, हम लोग अभी केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किए हैं, केमिस्ट्री का भी मॉडल पेपर आ चुका है अपने चैनल पे, उसका सोल्यूशन आ चुका है। फिजिक्स और बायोलॉजी भी लाइन पर है, ठीक है। केमिस्ट्री का सिंगल वीडियो था, केमिस्ट्री में सिंगल वीडियो था, लेकिन हमको नहीं लगता कि हम सिंगल वीडियो में समेट पाएंगे, इसलिए हो सकता है कि मेरा 2-3 वीडियो जाए, ठीक है, 2-3 वीडियो जा सकता है। पहला में देखते हैं 15-20 तक कोशिश करेंगे टच करने का, 20 क्वेश्चन तो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझा रहे हैं तो समय लगेगा। बोला गया कि इस फंक्शन का बता दीजिए डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन बता दीजिए। बता देंगे, डरते हैं क्या? बता देंगे। देखो, डोमेन के लिए हम लोग 2 चीज चेक करते हैं। सबसे पहला कि कहीं पर रूट है क्या और कहीं पर डिनोमिनेटर है क्या। ऐसे तो बहुत सारा चीज चेक किया जाता है,
एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में देखा जाता है, लॉगरिथमिक के टर्म्स में, ऐसे डोमेन रेंज में एकदम समुद्र है। लेकिन फिलहाल जैक लेवल और सीबीएसई स्कूल लेवल के हिसाब से हम लोग यही दो चीज पर फोकस करते हैं कि कहीं रूट दिख रहा है क्या, कहीं डिनोमिनेटर दिख रहा है क्या। तो हमारे इस सवाल में दोनों है, रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है। चलो देखो क्या करते हैं। जब भी हम लोगों को रूट दिखता था ना, जब भी हम लोग को रूट दिखता था तो रूट के अंदर वाले को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे, और जब भी हम लोग को डिनोमिनेटर दिखता था, डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 करते थे। ये दो काम करना अनिवार्य था। रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो इमेजिनरी हो जाता, नेगेटिव से बचने के लिए पॉजिटिव करते थे। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 करते थे। अब इन दोनों शर्त को मिलाए ना, इन दोनों को मिलाएं तो जानते हो क्या निकलेगा कि रूट के अंदर वाला शुड बी ग्रेटर देन 0, मात्र ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे में इक्वल टू 0 का केस नहीं लेकर चलना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्या तुम इसको जानते हो कि जो 9 है, ये जो 9 है भाई, वो किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। अब इसके आगे कहानी हम यहां सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये ए प्लस बी, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन 0। इतना पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हमको हो सकता है कि इरेज करना पड़े। नहीं, यहां यूटिलाइज कर लेते हैं, यहां इस बात को यूटिलाइज कर लेते हैं। देखिए अब यहां क्या करते हैं कि इन दोनों लीनियर टर्म्स को अलग अलग 0 करेंगे। x प्लस 3 यानी 3 प्लस एक्स को भी 0 करेंगे और 3 माइनस एक्स को भी 0 करेंगे। अलग अलग 0 करने से क्या होगा, आपको x का कोई वैल्यूज मिलता है। जैसे x प्लस 3 को 0 किए तो हमको x का वैल्यू मिल गया -3, और इस वाले को 0 किए तो मिल गया 3। इन दोनों नंबर्स को प्लॉट कर देंगे। इन दोनों नंबर्स को प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा? उधर से आ रहे हैं तो कौन आएगा? -3 आएगा कि 3 आएगा? बिल्कुल -3 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसा। ठीक है। अब उसके बाद हम आपसे पूछें कि नंबर लाइन कितने हिस्सों में टूट रहा है। आप बोलेंगे सर 3 हिस्सों में टूट रहा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। हमको तीनों इंटरवल्स में, तीनों हिस्सों में अपने इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है। ये वाला पार्ट यानी ये वाला पार्ट कहां पर, किस हिस्से में पॉजिटिव और किस हिस्से में नेगेटिव होता है, ये चेक करना है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चेक करना है, कहां पर कैसा है। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका ये है कि 3 से बड़ा, 3 से इंफिनिटी तक का कोई नंबर सोचो। 3 से बड़ा, इंफिनिटी से छोटा। सही सोच रहे हो? 10 3 से इंफिनिटी के बीच में आता है। अब जैसे ही मैंने x के जगह पर 10 डाला तो 10 प्लस 3 कितना हो गया भैया? 13 हो गया। और 10 या 3 माइनस 10 ये -7 हो गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बनता है, ये नेगेटिव आ जाएगा। और एक स्पेशल केस में हम लोग साइन ऑल्टरनेट लेकर चलते हैं। अगर यहां नेगेटिव तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव। ठीक है, स्पेशल केस बोल रहे हैं, हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ और कंडीशंस भी है, लेकिन अभी हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे। एक नेगेटिव निकल गया, ऑल्टरनेट साइन लेते हुए आगे बढ़ा दिए। हाँ ठहरिए, हमको मालूम है कि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको। अगर आप डोमेन रेंज नहीं पढ़े होंगे, घबराइएगा मत, समेट देंगे एक बार, शुरू से अंत तक इसको फिर से बता देंगे। ठीक है, बता ही देते हैं। आइए, जहां तक किए हैं उसको एक बार हम लोग और समेट रहे हैं। हमारे पास एक इनइक्वेशन आया था 9 - x² ग्रेटर देन 0।
हमने इसे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखा। फिर हमने इसे 3 प्लस एक्स गुना 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा। यहां तक तो हम लोग थोड़ा सा आराम से गए थे, इसलिए यहां पे तेजी से हम लोग इसको खत्म कर दिए हैं। और कॉल आ रहा था, तो यहां तक हम लोग आराम से गए थे, इसलिए यहां पर तेजी से कर दिए। इसके बाद हम कहे थे कि दोनों लीनियर टर्म्स को अलग अलग जीरो करते हैं। पहले वाले को जीरो करोगे ना, पहले वाले को जीरो करोगे तो x का वैल्यू तुमको मिल जाएगा -3, और दूसरे वाले को जीरो करोगे तो 3 मिल जाएगा। क्या करेंगे सर इन वैल्यूज का? इन वैल्यूज को बाबू हम लोग डालेंगे, इन वैल्यूज को हम लोग डालेंगे नंबर लाइन पे। यहां पर माइनस इंफिनिटी, यहां पर प्लस इंफिनिटी, यहां पर -3, यहां पर +3। अब ये सवाल पूछे थे कि नंबर लाइन, ये सवाल पूछे थे कि नंबर लाइन कितने हिस्सों में टूट रहा है, तो हम आपको बता दें ये 3 हिस्सों में टूट रहा है। पहला है माइनस इंफिनिटी से, पहला हिस्सा है, कलर अच्छा चुनते हैं, पहला हिस्सा है माइनस इंफिनिटी से 3। दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है अपना -3 से, -3 से 3। और तीसरा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है 3 से इंफिनिटी, तीसरा हिस्सा है 3 से इंफिनिटी। ये 3 हिस्सों में अपना नंबर लाइन टूट रहा है। हमको ये पता करना है कि हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये कैसा है, ये किस इंटरवल में कैसा है। कैसा है मतलब कि कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव है। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 से इंफिनिटी के बीच में एक नंबर उठाते हैं। सही बोल रहे हो, 3 से इंफिनिटी के बीच में नंबर जो तुम सोच रहे हो, बिल्कुल 5, 5 3 से इंफिनिटी के बीच में है। 5 उठाकर डालें x के जगह पर, तो 3 प्लस 5 8 हो गया, 8 पॉजिटिव है। 3 माइनस 5 -2 हो गया, नेगेटिव है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का मतलब मेरे भाई, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव का मतलब है नेगेटिव। और कुछ खास सिचुएशंस में हम लोग ऑल्टरनेट साइन लेकर चलते हैं। ऑल्टरनेट मतलब कि नेगेटिव आया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, इतना चीज की। उसके बाद, उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद देखो, यहां आओ जरा, यहां और बोलो, यहां पर, यहां पर ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या चाहते हो? क्या मतलब होता है ग्रेटर देन 0 को? हिंदी में कहेंगे 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? बिल्कुल 0 से बड़ा पॉजिटिव होता है, इसलिए तुम पॉजिटिव वाला इलाका चुन लो। पॉजिटिव वाला इलाका पीला वाला इलाका है, तो तुम्हारा इलाका हो जाएगा -3 से 3। याद रखना दोनों को नहीं लेना है, क्योंकि लोगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, और हम बोले हुए हैं कि 0 से बड़ा चाहिए, 0 नहीं चाहिए। इसलिए हमारा इंटरवल -3 से 3 होगा। चेक करते हैं कि ऑप्शन में कहीं -3 से 3 है कि नहीं। वापस से एक बार बताते हैं, पहले -3 से 3 क्यों लिए? क्योंकि -3 से 3 वाला इंटरवल पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों लिए? क्योंकि ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा चाहिए था। 0 से बड़ा क्यों चाहिए था? क्योंकि रूट के अंदर अगर 0 से छोटा जाएगा तो इमेजिनरी बन जाएगा, इसलिए इतना माथापच्ची करना पड़ा है। आइए, तो हमारे पास ऑप्शन में कहीं -3 से 3 है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन है, -3 से 3, -3 से 3। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर में है? 6 ही नंबर में है, बड़ा इत्मीनान से बता रहे हैं। आइए,
दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन, डोमेन नहीं, रेंज पूछा जा रहा है। रेंज बताने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जानना पड़ेगा। आइए देखिए और समझिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है। मान लेते हैं कि हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको कि हम ऐसे डिनोट करते हैं, उसके अंदर आया है 3.6। 3.6 ग्रेटेस्ट इंटीजर में आता है। सुनिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो इस नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर आपको देगा। जस्ट छोटा इंटीजर। हम नेचुरल नंबर और होल नंबर बोल के सीमित नहीं कर रहे हैं। इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे जस्ट छोटा इंटीजर है। इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन है? 3। अगर हम कोई पूछे कि 9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो बोलेगा 9। कोई पूछे अच्छा सर 6 ही का क्या होगा, तो हम एक बात और ऐड करना चाहते हैं, या तो जस्ट छोटा या वही इंटीजर दे दीजिए। छोटा या वही इंटीजर दे दीजिए, बात बराबर है। तो इसमें ये इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर नहीं था, ये रैशनल नंबर्स था, ये इंटीजर है, तो इंटीजर के केस में इंटीजर ही मिल जाएगा। इंटीजर के केस में इंटीजर ही मिल जाएगा। आप 0 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 0 डालेंगे तो 0 मिल जाएगा। आप पाई डालेंगे तो क्या मिलेगा? ठहरिए, पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है 3.14। 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 3। आप अगर 4.9999 डाल दें तो देखो, कंफ्यूज मत होना, इसके नजदीक में 5 है, लेकिन हम नजदीक नहीं बोले हैं, हम बोले हैं कि इससे छोटा इंटीजर दो हमको। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो हम लोग नियम बनाए हैं वो उसी नियम से काम करता है। 4.999 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है भैया? जस्ट छोटा इंटीजर 4 है। तो आप देख रहे होंगे, पहले तो हम आपको बताते हैं रेंज का मतलब क्या होता है और डोमेन का मतलब क्या होता है। फंक्शन के भीतर, फंक्शन के अंदर जो हम लोग डालते हैं, जो इनपुट करते हैं, वो डोमेन होता है, और जो आउटपुट मिलता है उसको रेंज कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि हम 3.6 डाल दिए, 9.2 डाल दिए, हम 6 डाल दिए, हम 0 डाल दिए, हम पाई डाल दिए, मतलब हम हर तरह का नंबर डाल रहे हैं, लेकिन हमको मिल रहा है केवल इंटीजर्स। अरे परिभाषा में ही तो यही है, परिभाषा में हम इसको बांध दिए हैं, हम बोल दिए हैं कि हमको छोटा इंटीजर ही लौटाना बाबू। ये भी बेचारा मजबूर है, हमको इंटीजर ही देता है। हम इसको दिए हैं ऑल रियल नंबर्स, लेकिन ये हमको इंटीजर ही लौटाता है। इसका रेंज इसलिए इंटीजर ही होगा। फंक्शन जो आउटपुट देता है ना, वही उसका रेंज कहलाता है। तो ये क्या आउटपुट दे रहा है? ये दे रहा है सारा इंटीजर्स। तो इसके लिए जो रेंज होगा, दैट वुड बी, रेंज वुड बी इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं। समेट रहे हैं, समेट रहे हैं, ध्यान से सुनो। रेंज मतलब क्या होता है? रेंज मतलब जो मिलता है, जो फंक्शन देता हो। ये फंक्शन क्या देता है? ये फंक्शन इंटीजर से ही देता है, इसलिए इसका रेंज इंटीजर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, हम लोगों को एंगल दिया गया है डिग्री में, डिग्री और मिनट का मिक्सचर है, और बोला जा रहा है कि रेडियन में कन्वर्ट करिए। देखिए करके दिखलाते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, ये तो आप बेशक जानते ही होंगे। दूसरा बात आपको ये पता होना चाहिए कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ये 2 बात आपको यूज करना होगा। हमारे पास जो एंगल है वो है 40 डिग्री 30 मिनट। 40 डिग्री 30 मिनट, 40 डिग्री 30 मिनट। पहले इस पूरे एंगल को, जिसमें कि आपको डिग्री और मिनट दोनों दिख रहा है, सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास
डिग्री से रेडियन जाने का तरीका है, डिग्री मिनट का मिक्सचर रहे तब हम नहीं जा सकते। तो हमारा पहला टारगेट है कि इसको कंप्लीटली डिग्री में तब्दील किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। आइए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 40 डिग्री प्लस 30 मिनट है, 40 डिग्री प्लस 30 मिनट है। और आपको बता दें कि अगर हम मिनट से डिग्री जाना चाहते हैं, ये आप लिख भी सकते हैं, अगर आप मिनट से डिग्री जाना चाहते हैं तो तरीका क्या होगा, डिवाइड बाई किससे, 60 से। आप 60 से डिवाइड कर दीजिएगा अपने एंगल को। अगर आप मिनट से डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको 60 से डिवाइड करना होगा मिनट को, तब जाके वो डिग्री बनेगा। यहां पर हम वही कर रहे हैं, हम इस 30 को डिवाइड कर देते हैं 60 से, और पहले जहां पर मिनट था वहां पर डिग्री चढ़ा देते हैं। तो ये अब 40 डिग्री और हाफ डिग्री है, दोनों ही सेम यूनिट में है, तो एडिशन हो सकता है। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 40 प्लस 1, यहाँ 40 प्लस 1 कितना आ गया, सॉरी गलती कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 जरूर आएगा, लेकिन ये 2 इससे गुना होगा तो ये 80 बनेगा। 80 प्लस 1, 1 इंटू 1 कितना आ गया भैया, 81/1, ये आ चुका 81/2। लेकिन 81/2 क्या, 81/2 डिग्री, 81/2 डिग्री। हम यही कह रहे थे, हमको जो सवाल दिया गया है ना, हमको जो सवाल दिया गया है उसको हम डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, तो पहले उसको आसान बनाए हैं, पहले उसको डिग्री में लेकर आए हैं, अब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये डिग्री में आया है, अब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। हाँ, यहां यूज करते हैं हम जगह। तुमको एक और बात बता दे, डिग्री से अगर तुम रेडियन जाना चाहते हो, डिग्री से रेडियन जाना चाहते हो तो तुमको मल्टीप्लाई करना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई π/180। अपने डिग्री वाले एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो रेडियन बन जाएगा। डिग्री वाले एंगल को π/180 से मल्टीप्लाई करने पे वो रेडियन बन जाएगा। हमारा डिग्री वाला कौन है, 81/2। इसको हम ऐसा लिखें, 81/2 और गुना कर दिए π/180 से। लेकिन हाँ, पहले ये डिग्री था, इस क्वांटिटी के मल्टीप्लाई होने के बाद ये रेडियन बन गया है, ये रेडियन बन गया है। अब इसको हम लोग काटते हैं, थोड़ा काटते हैं, हमको दिख रहा है ये 9 से कटेगा, 9 से 9 बार में कट जाएगा, 9 से ये 9 बार में कट जाएगा, 9 से ये 20 बार में कट जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर ये 9π/40 आ जाएगा। 40 कहां से, 20 और 40 मल्टीप्लाई होगा ना भाई, 20 और 40 होगा। तो ये रेडियन, अपना जो एंगल दिया गया था ना, क्वेश्चन में जो एंगल दिया गया था उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, तो ये ऐसा आ गया है। कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ पहला ही वाला तो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, रेडियन। क्लियर है। अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, चलो ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान से देखो, बोला गया कि इस एंगल का वैल्यू निकालिए। तुमको जानना क्या चाहिए, तुमको जानना तो ये चाहिए कि कॉस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल रहता है, कॉस के अंदर अगर नेगेटिव एंगल रहता है, ऐसा करते हैं कि जानने वाला चीज को इधर लिखते हैं ताकि तुम कॉपी में ठीक से नोट्स बना पाओ। कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल रहता है तो कॉस खुद ब खुद उसको पॉजिटिव बना लेता है, कॉस खुद ब खुद उसको पॉजिटिव बना लेता है। तो हमारे पास जो एंगल आया है, हमारे पास जो हमको चीज मिला है वो था cos -15π/4।
नेगेटिव एंगल है, ये खुद को पॉजिटिव बना लिया खुद ब खुद, तो ये 15π/4 हो गया। कैसे सर? वैसे बाबू, नियम है, नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बना लेता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट है, बड़ा लंबा कंसेप्ट है, हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, तुम लोग पढ़े ही होगे, रिवीजन हो जाएगा। हम लोग इसमें देखते हैं कि 4 के टेबल में 15 के नजदीक में कौन है। 15 के नजदीक में 4 के टेबल में कौन मिलता है भाई? हाँ, 16 मिलता है, 12 भी मिलता है, लेकिन ज्यादा नजदीक 16 है, तो 16 को हम लोग पकड़ लेते हैं। तो दिस कैन बी रिटन cos cos 16π-π/4। क्या किए हैं? हम खोजे हैं कि 15 के नजदीक में 4 का मल्टीपल कौन है, और उसी के टर्म्स में उसको लिख दिए हैं। अलग अलग करें, अलग अलग कर ले तो बाबू ये हो जाएगा 4π-π/4, 4π-π/4। 4π कौन सा एक्सिस पे है? 4π जैसा एंगल 4π टाइप का एंगल आता है एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं करता, तो कॉस ही रह जाएगा, कॉस ही रह जाएगा, और एंगल ले लेगा π/4। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ है, हमको पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि ये जो एंगल है 4π-π/4, ये किस क्वाड्रेंट में है। जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में देखेंगे कि कॉस कैसा रहता है। आओ जरा देखते हैं। तो 4π, ये 2π हो गया, ये 2π हो गया। हमको 4π घूमना है ना, तो एक बार और 2π घूमे, एक और 2π हो गया। ये आ गया 2π और 2π, यहां पहुंचे हम लोग 4π, यहां पहुंचे 4π, यहां पहुंचे 4π। लेकिन 4π में कुछ ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट। तो जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसका उल्टा जाएंगे, उल्टा जाएंगे मतलब हम लोग ऐसे घुसेंगे। अब ऐसे घुसे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? हम लोग आ गए हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम लोग आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, cos 45 होता है 1/√2, दिस इज 1/√2। कहीं ऑप्शन में है क्या भाई? कहीं ऑप्शन में है? हाँ, 1/√2 तो है, ऑप्शन नंबर सी, 1/√2 है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। इसमें आपको जानना चाहिए एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला ये है कि अगर हमारे पास 2 sin x cos y रहता है ना, तो ये हो जाता है sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ये फॉर्मूला आपको याद होगा तभी ये सवाल आपसे बन पाएगा, तभी ये सवाल आपसे बन पाएगा। हमारे सवाल में x के जगह पर 15 दिया है लोग, और y के जगह पर 75 दे दिया। तो 2 sin 15 cos 75 कैन बी रिटन sin x प्लस वाई, x प्लस यानी 15 प्लस 75, 15 प्लस 75 प्लस साइन x माइनस वाई यानी 15 माइनस 75। चलो बढ़िया। अरे 15 प्लस 75 कितना हो जाता है? 15 प्लस 75 हो जाता है 90, और ये हो जाता है -60, -60। साइन का एक तो प्रॉपर्टी है, साइन का प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम यहां लिखते हैं कि अनलाइक कॉस की तरह नहीं, कॉस के विपरीत साइन को अगर नेगेटिव एंगल मिलता है ना, वो बाहर निकाल देता है, वो उसको बाहर निकाल देता है, उसको बाहर निकाल देता है। कॉस क्या करता था? कॉस खुद ब खुद पॉजिटिव कर लेता था,
साइन वैसा नहीं है, साइन नेगेटिव को बाहर निकाल देगा, तो यहां पे जो नेगेटिव है ये बाहर आ जाएगा, ये हो गया साइन 90 माइनस साइन 60। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, साइन 60 होता है √3/2, अगर इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, एलसीएम ले, एलसीएम आ जाएगा 2, ये यहां आ गया 2 माइनस √3, कहीं ऑप्शन में है क्या, 2 माइनस √3/2 है क्या ऑप्शन में, हाँ सर डी नंबर ऑप्शन में तो है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, 2 माइनस √3/2, 2 माइनस √3/2, 2 माइनस √3/2। अब 10 क्वेश्चन हुआ, लगभग 50 मिनट होने जा रहा है और 10 ही क्वेश्चन हम लोग किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ समझ के कर रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, हड़बड़ी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, सीखना है, हम फिर से बोल रहे हैं सीखने पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आंसर तो आपको जैग भी दिया है, ऑप्शन करके रट जाओ, लेकिन रटना ऑप्शन नहीं ना है, समझना ऑप्शन है, समझना उपाय है, ऑप्शन नहीं उपाय है। चलो आगे बढ़ते, यहां पे ये किसके बराबर है पूछा जा रहा है, तो यहां पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला है बाबू, यहां पे भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला ये है कि 1 माइनस कॉस, थोड़ा ज्यादा मोटा हो गया ये, 1 माइनस कॉस 2a को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉस 2a को, 1 प्लस cos 2a को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a। ये दो फॉर्मूलाज हैं, क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री में जो मेजर हिस्सा है वो फॉर्मूलेज का है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो परेशानी होगी। चलिए इस सवाल में हम लोग पुट करते हैं, इस सवाल में हम लोग पुट करते हैं, तो ये हो गया रूट ओवर इसके जगह पर, किसके जगह पर सर, इसके जगह पर, ये वाले की जगह पर 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a की जगह पर हम लोग डाल रहे हैं 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉस 2a की जगह पर डाल रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए वुड बी tan स्क्वायर ए, और रूट होने के कारण स्क्वायर कट जाएगा, यू विल गेट tan a, tan a है क्या ऑप्शन में, जी हाँ tan a है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मूला बेस्ड, तुम लोग देख रहे हो इसमें कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, क्या करना है फॉर्मूला याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर एक आसान क्वेश्चन, बोला गया है कि इसको मल्टीप्लाई करिए, -5i को मल्टीप्लाई करिए 1/8i से, 1/8i से, कुछ नहीं करेंगे, नंबर को नंबर से गुना करेंगे और इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा को आयोटा से गुना करेंगे। तो नंबर के कैटेगरी में कौन कौन है सर, नंबर के कैटेगरी में मेरे भाई -5 है और 1/8 है, इन दोनों को गुना करें अगर तो ये हो जाएगा -5/8, और आई गुना होकर आई स्क्वायर बन जाएगा, आई स्क्वायर क्या देता है, आई स्क्वायर -1 देता है, तो इसका माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो गया, तो ये 5/8 हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, यही अपना आंसर है। लेकिन ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5/8 के पीछे में ना, बाजू में ना, हम लोग के पास आयोटा भी है, आयोटा के आगे में 0 है, क्योंकि 0 इंटू आयोटा 0 हो जाएगा, 0 हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे दोनों सही है। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में लिखना है तो ऐसा लिखना है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, दिख रहा है एकदम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हाँ, ये सवाल आया कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और, ध्यान से देखिए,
ध्यान से देखें और समझें। आर्ग्यूमेंट पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्ग्यूमेंट पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ब्लैक में दिखेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पूछा गया है, सफेद है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पूछा गया है। आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहता है ना, x प्लस आई वाई, इसमें x को कहते हैं रियल पार्ट, y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए पहले निकालते हैं अल्फा। अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ इमेजिनरी बाई रियल, यानी y ऑन x, y अपॉन x। तो पहले इतना काम हम लोग कर लेते हैं। अल्फा को भी आर्ग्यूमेंट नहीं बोल रहे हैं, अल्फा को आर्ग्यूमेंट नहीं बोल रहे हैं, अल्फा निकालने का तरीका बता रहे हैं। क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आई, इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है 1। इमेजिनरी पार्ट को कैसे पहचानते हैं सर, तो आई के साथ जो नंबर रहता है ना, उसके साथ वाला नंबर वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। आई के साथ कौन है, यहाँ आई के साथ वाई था तो वाई इमेजिनरी है। यहाँ आई के साथ कौन है, आई के साथ तो दिख नहीं रहा सर, लेकिन एक नंबर है, वो नंबर है 1, इसलिए इमेजिनरी पार्ट 1 है। रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट जो बिना आई के खड़ा हो, बिना आई के खड़ा हो, यानी 1, यानी 1। अपना जो अल्फा होता है वो होता है tan इनवर्स मॉड में इमेजिनरी, इमेजिनरी बाई रियल, इमेजिनरी बाई रियल, इमेजिनरी बाई रियल 1/1। और 1/1 का मतलब, 1/1 का मतलब होता है, 1/1 का मतलब होता है 1। tan इनवर्स 1 यानी कि tan 1 कहां देता है, tan 45 डिग्री पर 1 देता है, और 45 डिग्री को π/4 लिखते हैं। अपना अल्फा आ गया π/4। ये आर्गुमेंट अभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद कहानी ये है कि जिस क्वाड्रेंट में दिखे उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग आर्गुमेंट चुनते हैं। जिस क्वाड्रेंट में अपना कॉम्प्लेक्स नंबर रहा उसी क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग चुनते हैं। अब इसके लिए हम दूसरा पेज यूज कर रहे हैं, आप यहां तक लिख लिए होंगे। देखो आर्गुमेंट के लिए कहानी क्या है कि अगर यहां है तो आर्ग्यूमेंट अल्फा के बराबर होगा, यहां है तो ये पाई माइनस अल्फा होगा, यहां है तो ये अल्फा माइनस पाई होगा, यहां है तो ये माइनस अल्फा होगा। और आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो था 1 प्लस आई। 1 प्लस आई, 1 प्लस आई में रियल पार्ट क्या था, रियल पार्ट था 1। इमेजिनरी पार्ट क्या था, इमेजिनरी पार्ट भी था 1। आप बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहता है। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया तो थीटा जो है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। अल्फा क्या था, अल्फा था π/4। तो ये आर्ग्यूमेंट निकल के आया, आर्ग्यूमेंट है π/4, आर्ग्यूमेंट है π/4। थोड़ा रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, तो आपको हो सकता है कि परेशानी लग रहा होगा, लेकिन इसको आप डिटेल में समझेंगे किताब देखकर तो आपको समझ में आएगा। तो वापस से ऑप्शन में π/4 है, π/4 तो है सर, π/4 को हम लोग कर लेते हैं सेलेक्ट, π/4 को हमने कर लिया सेलेक्ट। देखिए इस इनइक्वालिटी का
इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन पूछा गया है। सोल्यूशन सेट क्या होगा, थोड़ा तेज करते हैं, आसान है इसलिए। -12x लेस देन 3x -5। गलती लिखे हैं यहां पे, x नहीं होगा। -12 लेस देन 3x -5, -12 लेस देन 3x -5। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x को एक तरफ रखेंगे, बाकी लोग को इधर उधर कर देंगे। -5 जो है, -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो -12 +5 ग्रेटर देन 3x। थोड़ा पलट के लिखते हैं, अच्छा लगता है। x वाला 3x इधर, और -12 +5 -7। x वाले की तरफ इसका मुख खुला हुआ था तो खोल दिए हैं, और x ग्रेटर देन -7/3। x ग्रेटर देन -7/3, x ग्रेटर देन -7/3, यानी x -7/3 से बड़ा। अब नंबर लाइन तुमको दिखलाएं, यहां पर बोल दें कि ये 7/3 है, यहां पर बोल दें ये 7/3 है, यहां इंफिनिटी है, यहां -इंफिनिटी है। 7/3 से बड़ा, 7/3 से बड़ा, 7/3 से बड़ा राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा? सही समझ रहे हो, 7/3 से बड़ा राइट साइड होगा, तो ये वाला इलाका तुम्हारा होगा, ये इलाका तुम्हारा होगा। कहां से कहां? 7/3 से इंफिनिटी, 7/3 से इंफिनिटी। क्या 7/3 से इंफिनिटी? सॉरी, हम गलत कर रहे हैं क्योंकि 7 नहीं है, -7 है। अच्छा हुआ कि अभी पता चल गया, 7 नहीं है, -7 है, ये -7 है। ऑप्शन देख के समझ में आया। -7/3 से बड़ा खोजना था तो हमको राइट साइड में बढ़ना पड़ेगा, इंफिनिटी की तरफ जाना पड़ेगा, तो -7/3 से इंफिनिटी मेरा सोल्यूशन होगा। कहीं ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन में तो है सर, ऑप्शन में है। हमने इसको ऑप्ट कर लिया। ऑलरेडी हो चुका है, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा एक दो बार बता देते हैं, राउंड ऑफ करके 15 क्वेश्चन बता देते हैं। देखो, ये तो बहुत आसान है, इसको एकदम याद रख लेना। किसी भी नंबर पे मॉड लगे और वो नंबर, मान लीजिए कोई पॉजिटिव नंबर ए से छोटा है, पॉजिटिव नंबर ए से छोटा है, ये प्रॉपर्टी है, मॉड का प्रॉपर्टी है। तो x जो है वो -a से a के बीच में हो जाता है, -a से a के बीच में हो जाता है। अगर x का मॉड a से छोटा है तो x -a से a के बीच में होगा, x -a से a के बीच में होगा। ठीक है, उसी हिसाब से नियम को फॉलो करते हुए अगर आगे बढ़े, तो अगर मॉड x लेस देन 3 है तो x को -3 से 3 के बीच में होना चाहिए। क्या कोई ऑप्शन है? -3 से 3 के बीच का कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। और ये रहा अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो 15 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। आज तारीख है 20, 27 से आपका एग्जाम, आज ही इस वीडियो को हम पब्लिश कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये 22, 23 किसी भी दिन मिलता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको दूसरा पार्ट डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, 20 तारीख को देख रहे हैं, तो आज आपको नहीं मिलेगा, ये 21 या 22 को मिलेगा। लेकिन अगर आप 21 तारीख के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अगला पार्ट डिस्क्रिप्शन में ही, नीचे में ही मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे कि बचा हुआ 25 क्वेश्चन, 15 बना दिए हैं, बचा हुआ 25 क्वेश्चन उसी वीडियो में डाल दें। ठीक है,
तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।